हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पाठ की समरी यानी उसका सार समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। आइए शुरू करते हैं। माता का अंचल पाठ में सन 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति यानी गांव तब कैसे होते थे, गांव में लोग कैसे रहते सहते थे, है ना, उसका वर्णन किया गया है। बालक तारकेश्वर नाथ के बचपन की बहुत ही मनोहारी लीलाओं का चित्रण लेखक ने इस पाठ में किया है। तारकेश्वर नाथ के पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ का सुबह का श्रृंगार देखिए। भोलानाथ जब रात अपने पिता के साथ सोते थे और जब सुबह उठते थे पिताजी, तो भोलानाथ को वे उठाते थे और नहला धुलाकर उसे अपने साथ पूजा पर भी बैठा लेते थे। फिर उसके माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार समझते हैं ना बच्चों, है ना, आधा चंद्र, ऐसी रेखाएं बनाकर तिलक करते थे। फिर भभूत लगाते थे। भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और मां को मैया कहकर पुकारते थे। उनके सिर की लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत जब लग जाती थी तो वे बम भोला बन जाते थे। बाबूजी के रामायण के पाठ करते समय भोलानाथ शीशे में अपना मुंह निहारते रहते थे। वो अपने आप को देख देख कर खुश होते रहते थे। फिर भोलानाथ के पिता पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखते थे और वे राम राम एक बही थी उनके पास, जिस रामनामा बही, बच्चों बही कहते हैं लेजर बुक, है ना, जैसे होती है, उस पर 1000 राम नाम लिखकर 1000 बार राम नाम लिखते थे वो, और उसे पाठ करने की पोथी के साथ फिर बांध कर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में वो लपेटते थे और फिर उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिता गंगा से वापस आते समय कहाँ जाते थे? भोलेनाथ तो उनके साथ होते थे, तो भोलेनाथ को वे पेड़ों की डालों पर बैठाते थे और फिर उसे झूला झुलाते थे, क्योंकि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद होता है। तो ये जो काम पिताजी करते थे, पूजा पाठ करके राम नाम लिखकर और गंगा माँ में छोटी छोटी गोलियां आटे की बनाकर उसमें राम नाम लिखकर प्रवाहित करते थे। तो इन सब बातों के बाद, ये सब काम करने के बाद वे उसको, भोलानाथ को, पेड़ की डाल पर बैठाते थे और झूला झुलाते थे, जिसमें भोलानाथ को बहुत आनंद आता था। फिर भोलानाथ जी ऐसे अपने पिताजी के साथ कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। उनके पिता जो थे वो उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर, शिथिल मतलब खुद ही अपने आप ही, उनके पिताजी भोलानाथ को बढ़ावा देने के लिए, जैसे ऐसा होता है ना बच्चों, जब माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं तो कई बार क्या होता है, उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार जाते हैं, है ना, ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह से भोलानाथ के पिता भी जानबूझकर ढीले पड़ जाते थे, है ना, ताकि भोलानाथ जीत जाए, उसे बढ़ावा मिले। भोलानाथ फिर उनकी छाती पर लेटकर उनकी मूंछों को उखेड़ने का प्रयास करते थे, तो पिता अपने पुत्र के छोटे छोटे हाथों को चूम लेते थे। पिता के फिर कहने पर बालक उन्हें कभी दाहिनी तो कभी बाईं गाल पर चुम्मा देते थे, वो उन्हें वहां पर चूम लेते थे। इस तरह से, इस तरह कई प्रकार की अटखेलियां करते थे वो अपने बच्चे के साथ, अपने बालक के साथ, और जिससे जो बच्चा था वो अपने पिता का मन लगाए रखता था। अटखेलियां करना का मतलब होता है इस तरह से खेल करना बच्चे के साथ, बच्चे का मन बहलाना, तो इस तरह से उनके पिता का भी मन बहला रहता था। पिता अपने पुत्र को अपने हाथों से भात खिलाते थे, परंतु उनकी मां को उससे संतुष्टि नहीं होती थी।
बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार आपके पिता आपके साथ आपको कोई काम करते हैं, आपके साथ खिलाते पिलाते हैं आपको, तो आपकी जो माँ होती हैं, आपकी माँ को फिर भी लगता है कि नहीं, पिताजी जो हैं आपके वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो ढंग से आपको नहीं खिला रहे हैं। इसी तरह से भोलानाथ की माँ भी थी। तो उनकी माँ पिता से कहती थी कि तुम तो थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इससे तो मन भर जाता है उसका, परंतु पेट नहीं भरता। उनका कहना था कि भाई तुम तो अपने पति को वही कहती थी कि तुम तो भोलानाथ को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, इसलिए देख देख कर इसका मन भर जाता है, लेकिन इसका पेट नहीं भरता। फिर माँ क्या करती थी, तरह तरह की चिड़ियों के नाम ले लेकर भोलानाथ को ज्यादा ज्यादा मुंह में उनके देती थी, उनको खाना खिलाती थी। माँ का तो ये मन करता था कि किसी तरह से भी बस चाहे कहानियां सुनानी पड़े, चाहे बातों में लगाना पड़े, उनका बच्चा अधिक खा ले। तरह तरह की बातें बनाती थी वे और दही भात भोलेनाथ को खिलाती थी। और माँ क्या करती थी, है ना, माँ का अंचल का मतलब क्या है बच्चों, माँ का प्यार भरा आंचल, माँ का वात्सल्य, माँ का ममता भरा प्रेम। तो यहाँ इस पाठ में यही दर्शाया गया है बेटा। फिर माँ क्या करती थी, जब भोलानाथ खेलते थे तो गली में बच्चों के साथ खेल रहे होते थे, माँ गली से पकड़कर उनको ले आती और एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सिर में डाल देती। सिर पूरा तेल से सन जाता था, पूरा तर जाता था तेल। और नाभि पेट में होती नाभि, वहां पर ललाट माने माथे पर काजल की बिंदी लगाकर फिर चोटी भी गूंथ देती थी, रंगीन कुर्ता पहना देती थी और टोपी भी पहना देती थी। और इस तरह से भोलानाथ को कन्हैया का रूप दे देती थी। वे कन्हैया जैसे लगते थे, जैसे कृष्ण कन्हैया के सिर पर उनकी माँ चोटी बांध देती थी, इसी तरह से भोलानाथ की माँ भी बांध देती थी। भोलानाथ क्या करते थे, मित्रों के साथ खेलते भी थे और तरह तरह के खेल खेलते थे। वे कभी तो चबूतरे के कोने पर तरह तरह के नाटक खेलते थे, कभी मिठाई की दुकान लगाते वहां पर, उसमें अब क्या मिठाइयां कौन सी लेते, ढेले उठाते छोटे छोटे, उसके लड्डू हैं, और छोटे छोटे पत्ते उठा लेते थे, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, है ना, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, ऐसी मिठाइयां बनाते थे और सजाते थे, अपनी दुकान सजाते थे। इस तरह का खेल खेलते थे। कभी कभी वहां घरौंदा बनाते थे, घरौंदा मतलब छोटे छोटे घर बनाते थे। धूल की मिट्टी की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के जो दिया सलाई की जो पेटियां होती हैं, यानी कि उसकी डिब्बी जो होती है, उसके किवाड़ बनाते हैं और दिए की कढ़ाई बनाते थे। पूजा वाली आचमनी जो है उससे कलछी बना देते थे। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से भोज तैयार करते थे। अब बालू को चीनी समझते थे, उसके लिए भोजन तैयार करते थे। इस प्रकार की काम करने में जो उनके बाबूजी थे वो उनका पूरा सहयोग देते थे। मतलब उनके पिता उन्हें डांटते नहीं थे, है ना, बल्कि उनके साथ सहयोग करते थे, यानी वे भी उनके साथ हंसी मजाक करते रहते थे, जिससे भोलानाथ का मन लगा रहता था। कभी कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बना लेते थे, टूटी चूहेदानी को पालकी बना लेते थे। बच्चों गांव में तो पालकी में आती ना दुल्हन, तो वो वैसे ही करते थे, समधी बनकर और कहां बकरे पर बैठ जाते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक आकर दरवाजे तक लगती थी। इस प्रकार अनेक छोटे छोटे नाटकों का वर्णन यहाँ पाठ में लेखक ने किया है कि वे बचपन में इस तरह के नाटक, इस तरह के खेल खेलते थे। कभी कभी भोलानाथ की मित्र मंडली को खेती करने की सूझती थी, तो चबूतरे को खेत बना डालते थे और कंकड़ों को बीज और बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। बहुत मेहनत करते थे। फिर फसल तैयार होते देर ना लगती थी। क्यों? जब उन्होंने खेत बना दिए, उसमें बीज बो दिए, अब वही फसल भी उगनी चाहिए, लेकिन वो फसल उगने के लिए समय नहीं देते थे और तुरंत ही उसको हाथों हाथ काट लेते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंदते थे।
इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, बाबूजी बढ़ावा देते थे उनके खेल को, है ना, उसमें आनंद लेते थे और इस प्रकार आ जाते और कहते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर सब खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे बच्चे। तो इस तरह से बचपन की बहुत सारी शैतानियों का इसमें लेखक ने चित्रण किया है। जब कभी किसी दूल्हे के आगे आगे पर्दे वाली पालकी देख लेते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। और इस तरह से फिर लेखक क्या कहते हैं कि इस प्रकार एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े वर ने बालक भोलानाथ को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। वो चिढ़ गया इनके ये गाने को सुनकर, इस गीत को सुनकर। वैसा बेकार आदमी बालक भोलानाथ ने कभी नहीं देखा था। नहीं तो और सब लोग तो कुछ नहीं कहते थे, आनंद लेते थे, वो समझते थे कि बच्चा है। लेकिन जो बूढ़ा वर था वो चिढ़ गया था। फिर आम की फसल में जब आंधी आती है तो आम पेड़ों से गिरने लगते थे। भोलानाथ मित्रों के साथ बागों की तरफ दौड़ जाते थे। एक बार बाग से वापस घर आते समय बूढ़े तिवारी जी मिल गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैजू कौन था, भोलानाथ का एक दोस्त था, मित्र था, उन्हें चिढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सबकी खूब पिटाई की। स्कूल में जब उन्होंने शिकायत की तो गुरुजी ने भोलानाथ की खूब खबर ली, उसे बहुत सुनाया। भोलानाथ के पिता ये खबर सुनकर और पाठशाला गए और अपने बालक को उन्होंने पुचकारा और फुसलाया। भोलानाथ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। पिता ने अपने पुत्र के लिए गुरुजी से विनती की और अपने पुत्र को लेकर घर की तरफ आ गए। रास्ते में ही भोलानाथ फिर अपने मित्रों के साथ खेलने लगे। वहां खड़े लोग कहने लगे कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। इसका मतलब क्या है बच्चों कि लड़के बंदर के समान होते हैं, बंदरों के समान होते हैं, शैतान होते हैं, शैतानियां करते हैं। पराई पीर यानी दूसरे का दुख वे नहीं समझते, यानी वे खेल खेल में रहते हैं, हमेशा उनका दिमाग खेल की ओर रहता है। इसलिए किसी को कष्ट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, वो उसको ध्यान भी नहीं देते। ये नहीं है कि वो जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं, बस वो अपनी मस्ती में रहते हैं। फिर एक टीले पर जाकर ये मित्र जो मंडली थी, भोलानाथ और उसके दोस्त, वो चूहों के बिल में पानी डालने लगे। उन्होंने एक बिल देखा और उन्होंने देखा कि वहां से चूहे निकल भी रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये चूहे का बिल है और उस बिल में पानी डालने लगे। तभी क्या हुआ, उसी बिल में से एक सांप निकल आया। सभी मित्र रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले। सभी भागे वहां से जान बचाकर। किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई। भोलानाथ का भी सारा शरीर गिरते पड़ते आ रहे थे तो चोटें लगी, सारा खून बहने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, कांटे भी लग गए पैरों में। जैसे ही भोलानाथ घर में घुसे, उसके पिता तो हुक्का पी रहे थे। उनके बुलाने पर भी बालक उनके पास नहीं गया। बच्चों ऐसा होता है ना, जब किसी बच्चे को भी चोट लगती है तो मुंह से क्या आवाज निकलती है, आए माँ, माँ की आवाज निकलती है ना, बच्चा माँ को पुकारता है। तो उसी तरह से भोलानाथ जब लहूलुहान घर पहुंचे तो पिता ने बुलाया भी अपने पास, लेकिन वो पिता के पास न जाकर सीधा माँ की गोद में गया और उसके आंचल में छिप गया, है ना। अधीर होकर माँ भोलानाथ से पूछने लगी, माँ तो बड़ी व्याकुल हो गई और वो भोलानाथ से पूछने लगी कि भाई कैसे हुआ, ये क्या हुआ। और बड़े ही संकट में पड़ गई बेचारी, सोचने लगी कि आखिर क्या हो गया मेरे लाल को, मेरा लाल कहां से इतना लहूलुहान होकर आया है। माँ ने जल्दी से हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर लगाई और घर में तो कोहराम मच गया। बालक सा 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 ऐसे ऐसे बोल रहे थे, वो कांप रहे थे, पूरी बातें बोल ही नहीं पा रहे थे। वे आंखें खोलना चाहते हुए भी आंखें खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि डर इतना लग रहा था। और माँ उसे बार बार निहार रही थी और गले से लगा रही थी। इसी समय उसके पिता भी दौड़े आए और आकर झट मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। परंतु बालक भोलानाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और वो माँ से चिपका रहा। बच्चों ऐसा होता है ना, जब दुख होता है तो माँ के साथ
बच्चे को आराम मिलता है, सुख मिलता है और वह मां की गोद छोड़ना नहीं चाहता। तो बच्चों, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बालक भोलानाथ का अपने पिता से बहुत अधिक जुड़ाव था, किंतु फिर भी परेशानी के समय, विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। इसका कारण निम्नलिखित हो सकता है कि वात्सल्य, प्रेम की महिमा का बखान सभी कवियों ने किया है, परंतु जिस तरह से मां अपने बच्चे को स्नेह देती है, उस पर अपनी ममता लुटाती है, तो उसी तरह स्वाभाविक रूप से बच्चा भी मां के अधिक निकट रहना चाहता है। वह दुख के समय मां का सानिध्य चाहता है, उसकी निकटता चाहता है। और इसका कारण यह भी है कि बच्चे की निकटता भी मां से इसलिए हो जाती है क्योंकि मां 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसे जन्म देती है, इसलिए आंतरिक रूप से और उसका जुड़ाव, बच्चे का जुड़ाव मां के साथ हो जाता है। इसलिए वह मां के आंचल में सुरक्षा का अनुभव करता है। और ये बात भी है कि मां बहुत से कष्टों को झेलकर बच्चे को सुखी देखना चाहती है, और इस तरह कोई कोई बात बच्चे के दिल को भी छू जाती है जब मां ने कष्ट उठाकर उस बच्चे को सुख पहुंचाया हो। तो इसलिए बच्चा ऐसे समय में जब उस पर विपदा पड़ती है तो वो मां के निकट जाना चाहता है, वह उसकी शरण में जाना चाहता है, वह पिता की शरण में भी नहीं जाना चाहता। अगला प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बच्चे का ये स्वभाव होता है कि जब उसे अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने सखा मिलते हैं तो वह उनके साथ आनंद उठाना चाहता है, वह उनके साथ खेलना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है ना। परंतु जब उसके दोस्त अगर उसे रोता देख लें, सिसकता देख लें, तो उसे लगता है कि उसका अपमान हो जाएगा, दोस्त मजाक बनाएंगे। इस तरह से जब वह अपने दोस्तों को देखता है और उसके मन में आनंद भी उत्पन्न हो जाता है और उसके मन में खेल की भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो वह इसलिए सिसकना बंद कर देता है और गोद से उतरकर अपने मित्रों के पास जाना चाहता है। और भोलानाथ भी इसलिए अपने मित्रों के साथ उस समय खेलना चाहता है। अगला प्रश्न, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए है, इसलिए अगर आप इस तरह की कोई तुकबंदी करते हैं खेल खेल में, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें आपसे ही ये पूछा गया है। अगर कोई छोटी सी कविता बनाकर बेटा अगर आपको बना सकते हैं तो आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और उसकी खेल सामग्री इस प्रकार थी। वह अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ता था, काठ के घोड़े की सवारी करता था, घर के चबूतरे के एक कोने पर नाटक खेलता था, उसको नाटक घर बना लेता था, और चौकी को रंगमंच बना लेता था, और इस तरह से तरह तरह के नाटक खेलता था। और कभी वहीं चबूतरे पर एक और मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे, जिस पर ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां आदि इस प्रकार मिठाइयां सजाते थे, है ना। और इस तरह से वह खेल खेलता था। कभी कभी बालक भोलानाथ जो है वो घरौंदा भी बनाता था चबूतरे पर, कभी खेती भी करते थे, और कभी बारात का जुलूस भी निकालते थे चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक, और कनस्तर का तंबूरा बजाते हुए जाते थे बारात लेकर। मिट्टी के दिए तराजू का काम करते थे, कभी कभी तराजू बनाकर सामान बेचा करते थे। इस तरह बालक भोलानाथ और उसके साथी विभिन्न प्रकार के खेल और नाटक खेलते थे,
और घर में मौजूद जो साधन है, जो खेल का सामान है, उसी को ही सामान बना देते थे, खेल की सामग्री बना देते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वो उनसे पूरी तरह से भिन्न हैं। उनकी आज जो बच्चे खेल खेलते हैं वो तरह तरह का, जैसे बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बैडमिंटन खेलते हैं। इसके अलावा लड़कियां जो हैं वो किचन सेट बहुत खेलती हैं, घर घर बनाती हैं। डॉक्टर सेट खेलते हैं बच्चे। आजकल लूडो, कैरम बोर्ड, चेस आदि खेलते हैं। और आजकल तो बच्चे कंप्यूटर पर बहुत से गेम खेलते हैं, बहुत से खेल खेलते हैं, है ना। और एकल परिवार होने के कारण हर परिवार में एक या दो ही बच्चे होते हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर भी मिल जाता है। बच्चे लैपटॉप भी अब खेलने लगे हैं, मोबाइल पर भी खेल खेलते हैं बच्चे। तो आजकल के खेल बहुत ही अधिक भिन्न हो गए हैं। जो जिसका चित्रण लेखक ने पाठ में किया है उससे बहुत अधिक भिन्न है। अगला प्रश्न, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो बच्चों, हम देखते हैं कि पाठ में बहुत से ऐसे प्रसंग आए हैं जो हमारे दिल को छू गए। तो पहला तो वही है कि जब वो कहता है कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में रख देते हैं, जब उस भोलानाथ की माँ उसके पिता से कहती हैं कि इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर के कौर खिलाना चाहिए। ये बात हमारे मन को छू गई। दूसरा, पिता का जो भोलानाथ का जो पिता है वो हर खेल में और बच्चा जितने भी नाटक खेलता है उसमें वो शामिल होता है, और जिस वजह से बच्चे का मन खुश हो जाता है। इस तरह से ये बातें हमारे मन को छू जाती हैं, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे पेरेंट हैं, अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के खेल में शामिल नहीं होते। अगर बच्चे के साथ माता पिता शामिल हो जाएं तो बच्चे का खेल का उत्साह दुगना हो जाता है। और दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि मिठाई की दुकान से बाबूजी भी 2-3 बार जो आते हैं गोरखपुरिये पैसे से खरीद के लेके जाते हैं, है ना। और बच्चे भोजन बनाकर जब पंगत में बैठाते थे, है ना, तो बाबूजी भी धीरे धीरे आकर उस लाइन में बैठ जाते हैं और जीमने के लिए बैठ जाते हैं कि मैं भी चलो पंगत में बैठकर मैं भी खाना खाऊंगा। उनको बैठते देखते ही हम लोग भी हंस हंस कर घरौंदा बनाकर, वो कहता है, लेखक कहता है कि हम लोग भी घरौंदा बनाकर हंस हंस कर भाग चलते थे। मतलब पिताजी उनके शामिल हो जाते थे। और इस तरह से बच्चे खेल खेल में पालकी में दुल्हन को लाते थे तो बाबूजी उधार कर उसका दुल्हन का मुंह देखने लगते थे, जिससे बच्चे हंस पड़ते थे। तो ये सब बातें जो लेखक ने इनका चित्रण किया है ये हमारे दिल को छू जाती हैं। अगला प्रश्न, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति का जो चित्रण है वो आज की ग्रामीण संस्कृति से पूरी तरह से भिन्न है। आज के गांवों में लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं, और माँ बाप भी कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ हद तक पढ़े लिखे हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और इसलिए वो गांवों से शहरों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को। और माता पिता अधिक, पहले के माता पिता से आज के माता पिता अधिक जागरूक हैं, और बच्चे भी बहुत इतने सीधे साधे या भोले नहीं हैं। वे भी अब ऐसे ही व्यर्थ में अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेलकर समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वे भी पढ़ना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, है ना, ताकि स्किल को सीखकर वो पैसे कमा सकें। तो माता पिता भी यही चाहते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बच्चे भी जागरूक हैं, माता पिता को भी मालूम है कि बच्चे को क्या खिलाना है, कैसा पौष्टिक भोजन खिलाना है। और इस तरह से आज हम देखते हैं कि तो गाँवों में बहुत सारी सुविधाएं भी पहुंच चुकी हैं। खेती भी अब आधुनिक तरीकों से होने लगी है, ट्रैक्टर वगैरह भी पहुंच गए हैं, खेती के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बच्चे कम हैं, पहले एक परिवार में बहुत अधिक बच्चे होते थे, आज 2 या 3 बच्चे हैं गाँवों में भी। तो लोगों को इस बात की समझ आ गई है, और इसलिए लोग बच्चों का पालन पोषण बेहतर ढंग से करने लगे हैं। अगला प्रश्न, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। इसमें आप बच्चों, अब आपने जब लेखक के बारे में पढ़ा कि उसके पिता कैसे उसको लाड लड़ाते थे, माँ कैसे लाड लड़ाती थी, तो आपको भी अपने माता पिता का याद आ रही होगी। वो कैसे करते हैं आप उनको लिख सकते हैं, उनकी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए डायरी में लिखकर।
जैसे आप जब स्कूल सुबह सुबह जल्दी जा रहे होते हैं तो कभी आप अगर अपना आई कार्ड भूल जाएं तो आपकी मम्मी दौड़कर आपको आई कार्ड पकड़ाती हैं, पिताजी दौड़कर आपको दूध का गिलास, कुछ भी ऐसी चीजें आप लिख सकते हैं कि आपको खिलाते हैं। आपको देर हो रही होती है तो आपकी वो मदद करते हैं, है ना, आपका बैग लगाने में आपकी मदद कर देते हैं, और इस तरह से आपको बस स्टॉप पर भी छोड़ने के लिए आते हैं, ऐसे बता सकते हैं। और माँ जल्दी जल्दी हमारा टिफिन पैक करती हैं ताकि हम टिफिन घर पे ना भूल जाएं, टिफिन जरूर लेकर जाएं। और जब हम स्कूल से आते हैं हमारा बेसब्री से इंतजार करती हैं, है ना, और हमें खाना खिलाती हैं, समय से खाना खिलाती हैं। और इस तरह से जब हमारी छुट्टियां होती हैं हर संडे को यानी रविवार के दिन, तो हम सब एक साथ बैठकर समय बिताते हैं। और माता पिता भी अपनी हमसे हमारे विद्यालय की, स्कूल की, दोस्तों की बातें पूछते हैं, और हम भी बड़े रोचक ढंग से उन्हें सुनाते हैं, तो वे खुश होते हैं। हमारे साथ वे लूडो भी खेलते हैं उस दिन। और जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो वे हमें कहीं घुमाने भी ले जाते हैं, मसूरी, देहरादून इत्यादि हमें घुमाने भी ले जाते हैं। और इस तरह से वो हमारी पढ़ाई पर भी नजर रखते हैं साथ साथ, जिससे कि हम पढ़ाई में पूरा ध्यान दें। तो इस तरह से हमारे माता पिता हमारे लाड प्यार भी करते हैं, हमारा पूरा ध्यान भी रखते हैं। और लाड प्यार देते हुए ही जब हमसे बातें करते हैं तो हमारा उनके साथ बहुत अधिक स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। और इस तरह से पढ़ाई लिखाई की बातें भी जब वे हमसे करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे जिस प्रकार सामान्य बातें की जा रही हों, इस तरह से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। बच्चों, ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता अपने बच्चे भोलानाथ को बहुत अधिक चाहते हैं, वे उस पर अपनी ममता लुटाते हैं। जब पिता सुबह सवेरे उठते हैं तो बालक भोलानाथ को भी अपने साथ उठा लेते हैं, फिर उसे नहलाकर तिलक करके पूजा पर अपने साथ बैठाते हैं जिससे उसमें अच्छे संस्कार आ सकें। फिर उसे गंगा किनारे भी लेकर जाते हैं कंधे पर बैठाकर, और मछलियों को जब आटे की गोलियां खिलाते हैं तो वह उनके साथ होता है। और फिर क्या है कि जब वहां से लौटते हैं तो उसे पेड़ की डाल पर बैठाते हैं और झूला भी झुलाते हैं। कभी कभी उसके साथ कुश्ती भी खेलते हैं और जानबूझकर स्वयं हार जाते हैं ताकि बच्चे को बल मिले, उसे वह मोटिवेट हो, उसे प्रोत्साहन मिले। इस तरह से खाना खिलाते समय भी माता पिता उसे तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं। माँ बहुत अधिक कहानियां सुनाती है उसे चिड़ियों की, और इस तरह से जिससे कि बच्चा भोलानाथ अधिक खाए, खाना ढंग से खाए। और इस तरह से जब भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली तरह तरह के खेल खेलते हैं तो उनके पिताजी भी उसमें शामिल होते हैं। और इस तरह से जब उसके विद्यालय में उसे बुलाया जाता है भोलानाथ को, तो पिताजी जाते हैं, और जो भोलानाथ है, भोलानाथ से उन्हें प्रेम है इसलिए वो गुरुजी के आगे भी बहुत विनय करते हैं। और इस तरह से देखते हैं हम कि जब उसको सांप काट लेता है भोलानाथ को, तो जो वह बेतहाशा घर की ओर दौड़ता है तो वो माँ के आंचल में ही छिपता है, और माँ भी बहुत परेशान हो जाती हैं, है ना, बहुत चिंतित हो जाती हैं और उस पर बहुत अधिक वात्सल्य लुटाती हैं। अगला प्रश्न। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। किसी भी उपन्यास या जो कहानी होती है उसका शीर्षक उसकी किसी घटना, पात्र, देशकाल या वातावरण पर आधारित होता है। यहाँ हम इस पाठ में माता का अंचल में देखते हैं कि ये जो शीर्षक है ये घटना पर ही आधारित है, क्योंकि संपूर्ण उपन्यास में बालक भोलानाथ का पिता से बहुत अधिक जुड़ाव दिखाया गया है, किंतु जब उस पर मुसीबत आती है, जब उसे सांप काट लेता है, तो वह माँ के आंचल में ही शरण ग्रहण करता है। हालांकि पिता उसे बुलाते हैं लेकिन वह वहां नहीं जाता, उनके पास नहीं जाता और माता के पास ही जाता है, क्योंकि वह माँ के आंचल में ही खुद को सुरक्षित समझता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माता का अंचल शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। लेकिन अगर हमसे दूसरा शीर्षक भी पूछा जाए तो हम उसे यही कह सकते हैं कि माँ का वात्सल्य, ये भी हम इसके लिए कह सकते हैं। माँ का वात्सल्य, माँ की ममता, इस प्रकार के शीर्षक भी इसके लिए उचित हो सकते हैं। अगला प्रश्न। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं?
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। कभी कभी जब बच्चा छोटा होता है तो वह रो रो कर अपना प्रेम व्यक्त करता है, और जब उसे गोद में ले लिया जाता है तो वह चुप हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे हर कार्य में चाहते हैं कि उनके माता पिता भी शामिल हों, और जब वो उनसे कोई गलती हो जाती है या जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं, है ना, कि कोई विपदा आ जाती है उन पर, तो वो अपनी माँ की गोद में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें प्रेम से समझाया जाए। जो कोई भी जिसके पास भी वे जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि वह उन्हें डांटे नहीं बल्कि प्रेम से समझाए। तो इस तरह से माँ में क्योंकि सहन शक्ति होती है बहुत अधिक, इसलिए वे माता के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि माँ से उनका आंतरिक संबंध होता है, वो पिता के पास नहीं जाना चाहते। और माँ बाप को अपने जब खेल में शामिल देखते हैं बच्चे, तो बहुत अधिक प्रेम जताते हैं, क्योंकि उनको बहुत आनंद आता है उससे, और वो माँ और अपने बाप के निकट अपने आप को महसूस करते हैं, इसलिए वो अपने प्रेम को तब भी अभिव्यक्त करते हैं। और अगर बच्चों ने कोई गलती कर दी होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, लेकिन उसके अपने आप उसकी अंतरात्मा जो होती है वो बड़ी परेशान होती है, और वो सोचता है उसको राहत तभी मिलेगी जब वह अपनी माँ से अपने मन की बात कह लेगा। तो जब अपनी माँ से मन की बात कह लेता है तो उसे बड़ी राहत महसूस होती है। इस तरह से भी वो अपना प्रेम अभिव्यक्त करता है। अगला प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह हमारे बचपन की दुनिया से अनेक प्रकार से भिन्न है। पहला, हमारे माता पिता के पास आज के आधुनिक युग में इतना समय नहीं जितना भोलानाथ के माता पिता के पास था। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे माता पिता कार्य करते हैं और भोलानाथ के माता पिता उतना कार्य नहीं करते। माँ तो उसकी गृहिणी है, लेकिन हमारी माँ कामकाजी महिला है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारे माता पिता ने कभी भी भोलानाथ के समान हमें तिलक नहीं लगाया, और ना ही हमारे सिर पर इस तरह का तेल डाला हमारी माँ ने। तो इस तरह से हमारा बचपन बिल्कुल, हमारी दुनिया जो है वो बिल्कुल अलग है। भोलानाथ बचपन में जिस तरह के नाटक और खेल खेलता था, उस तरह के नाटक अब हम बचपन में अपने नहीं खेलते हैं। हम अपने खेल खेलते हैं, हमारी सामग्री अलग होती है, नए नए तरह के खेल खेलते हैं। हम कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और इसमें भी कभी कभी हमारे माता पिता शामिल होते हैं, कभी कभी वे चाहते हुए भी, क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत बोझ होता है आधुनिक युग में, इसलिए वे हमारे साथ नहीं खेल पाते और हम अकेले ही खेल रहे होते हैं, या हमारे साथ हमारा मित्र ही होता है। हम भोलानाथ की तरह घर से बाहर भी अब कम ही खेलते हैं, क्योंकि घर पर ही बहुत सारे साधन मौजूद हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, और जिस प्रकार ये जो अंदर खेलने जाने वाले खेल हैं, लूडो, कैरम, चेस आदि, वो हम अंदर ही खेलते हैं। तो इस तरह से हमारी दुनिया भोलानाथ की दुनिया से काफी अलग है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। बच्चों, आंचलिक जो रचनाएं होती हैं उसमें उपन्यास भी होते हैं, कहानियां भी होती हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, किसी विशेष अंचल यानी क्षेत्र से संबंधित रचनाएं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने और नागार्जुन जी ने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हैं। जो आपकी लाइब्रेरी है, आपका जो पुस्तकालय है स्कूल का, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको, और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इसे नेट पर भी पढ़ सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारी इस प्रकार की रचनाएं हैं जो इन दोनों साहित्यकारों ने रची हैं। तो ये इस प्रश्न को तो आप खुद ही देखें, उसको पढ़ना ही है आपको। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें बच्चों, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और बच्चों, इसी तरह आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उसके आपके जो सिलेबस है, उसके बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।